हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात की। हमने डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, जिससे आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हुई। तो आज के इस वीडियो में हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। आज इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन समझेंगे कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको हम सबसे पहले समझते हैं। तो किसी सीक्वेंस को हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे? हमारे पास मान लेते हैं, ये अगर हमारे पास मान लेते हैं कि A1, A2, A3 कहाँ तक, AN तक, ये हमारे पास कोई एक सीक्वेंस दी हुई है। तो इस सीक्वेंस को हम जीपी कब बोलेंगे? इस सीक्वेंस को हम जीपी क्या है? शॉर्ट फॉर्म है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या था? एपी। वैसे हम लोग यहाँ पर हम जीपी में बात करेंगे। ठीक है, तो कोई भी सीक्वेंस जीपी में कब होगी? कोई भी सीक्वेंस जीपी में कब होगी? जब, ध्यान से सुनिएगा, जब हमारा जो सेकेंड टर्म होगा। अब यहाँ पे देखिए, A1 क्या है? फर्स्ट टर्म है, A2 क्या है? सेकेंड टर्म है, A3 क्या है? थर्ड टर्म है, A4 आएगा तो फोर्थ टर्म हो जाएगा, और AN क्या है? हमारा लास्ट टर्म, nth टर्म है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कोई एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को जीपी बोलना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए? कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि हमारा जो सेकेंड टर्म होना चाहिए, ये जा रहा हमारा जो सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म का रेशियो, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, याद रखेंगे, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, ये इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? ये इक्वल होना चाहिए थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म के। किसके इक्वल होना चाहिए? थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म के। अगर यहां पर ये भी इक्वल होनी चाहिए, सारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। मतलब सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म इक्वल होना चाहिए, थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म इक्वल होना चाहिए। अगर A4 होता तो A4 डिवाइड बाई A3 के भी इक्वल होने चाहिए। ये कहां तक आएगा? ये कहां तक इक्वल होगा? ये इक्वल होगा हमारा nth टर्म तक। तो AN डिवाइड बाई AN माइनस 1। अगर इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है किसी भी सीक्वेंस में, अगर इस तरह की कंडीशन हमें देखने को मिले कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म की वैल्यू थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म के साथ इक्वल हो जाए, या और इक्वल हो जाए A4 डिवाइड बाई A3, मतलब फोर्थ टर्म डिवाइड बाई थर्ड टर्म इक्वल होने लगे कहां तक? लास्ट टर्म ऑफ AN डिवाइड बाई AN माइनस 1। तो इस तरह की कंडीशन को, इस तरह के जो हमारे पास सीक्वेंस होगा, इस सीक्वेंस को हम जीपी नाम देंगे, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो रेशियो हमारे पास बन रहा है A2 बाई A1 का, A3 बाई A2 का, A4 बाई A3 का, AN डिवाइड बाई AN माइनस 1 का, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्मॉल r। यहां पर हम लोग स्मॉल r में बात करेंगे। जैसे अगर मैं रिकॉल करूं किसमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? कॉमन डिफरेंस d को यूज करते थे, स्मॉल d को यूज करते थे। लेकिन यहां पर जब हम जीपी में बात करेंगे तो जीपी में हम स्मॉल r पे बात करेंगे। और ये जो स्मॉल r होगा, इस स्मॉल r को मैं क्या बोलूंगा? इस स्मॉल r को मैं बोलूंगा कॉमन रेशियो। क्या बोलूंगा? कॉमन रेशियो। समझ में आया? ये हमारे पास जो आर रहेगा, इस पूरे बात जो होगी, पूरे जीपी में किस पे बात होगी? स्मॉल आर पे बात होगी। और इसी स्मॉल आर को मैं क्या बोलता हूं? कॉमन रेशियो बोलता हूं। ये चीज समझ में आया? तो अगर हमारे पास जो सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म का रेशियो थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म के रेशियो के साथ इक्वल होता है, और ये सारी वैल्यूज इक्वल होते चली जाती हैं, ये रेशियो हमारा इक्वल होते जाता है, तो इस तरह के सीक्वेंस को हम लोग किसका नाम दे देंगे? जीपी का नाम दे देंगे। ये हमारी क्या बन जाएगी? जीपी बोल जाएगी। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें कि एग्जांपल क्या होगा सर जीपी का, एग्जांपल क्या होगा, थोड़ा सा एग्जांपल भी हमें बता दीजिए। तो एग्जांपल देखिए, अगर मैं बोल दूं क्या 1, 3, 9, 27, 81, ये हमारे पास एक सीक्वेंस लिखा हुआ है। अब मेरे को पहचानना है कि ये सीक्वेंस एपी में होगा कि या जीपी में होगा। तो मैं क्या कर दूं? देखो क्या कर दूं मैं? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म।
तो सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करेंगे। इसका रेशियो, ये हमारा जो रेशियो है, ये जो हमारा कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब आर की वैल्यू 3 आ रही है। ये जो आर की वैल्यू है सारे के लिए सेम आनी चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। तो आर की वैल्यू इस वाली कंडीशन में सेकेंड टर्म को जब मैं फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड किया तो 3 आ रहा है। अब देखो, अब हम थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 9 डिवाइड बाई 3, तो ये भी क्या हो जा रहा है, कैंसिल होके आर कितना बन रहा है, 3 बन रहा है। तो आर यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद देखो और देखना है, ये हमारे पास फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म को हम डिवाइड कर देंगे थर्ड टर्म के साथ में, तो ये भी कितना आएगा, ये भी 3 आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारा जो आर आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है, वो सबके लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सबके लिए सेम आ रहा है। तो क्या मैं इस सीक्वेंस को जीपी बोल सकता हूँ, बताएंगे कमेंट सेक्शन में, क्या मैं इस सीक्वेंस को जीपी बोल सकता हूँ। जी हाँ, इस सीक्वेंस को हम जीपी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो सेम आ रहा है हर एक रेशियो के लिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो मैं बोलूं, अगर x कॉमा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब कॉमा एक्स पावर 4, इस सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, तो मैं बोल दूं, अगर हमारे पास जो सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म करूं तो इसका वैल्यू कितनी आ रही है, x, और x क्या है, हमारा कॉमन रेशियो है, ठीक है। अब हम कर दें, जो थर्ड टर्म होगा उसको सेकेंड टर्म के साथ में डिवाइड कर दें, रेशियो कर दें, तो यहाँ से भी r की वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है। अगर और करना है, x पावर 4 को x क्यूब के साथ, मतलब जो फोर्थ टर्म है उसको थर्ड टर्म के साथ रेशियो कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वहां से हमारे पास भी r की वैल्यू कितनी आ रही है, x आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो कॉमन रेशियो है वो सबके लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो इस तरह के हम सीक्वेंस को क्या बोल देंगे, जीपी बोल देंगे। बताइए, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ समझा कि सीक्वेंस, कोई भी एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हम जीपी कब बोल सकते हैं, जब हमारा जो कॉमन रेशियो हो वो सारे के लिए, सबके लिए सेम हो। समझ में आई बात, इतनी बात समझ में आई। तो ये हमारा हो गया कि किसी भी सीक्वेंस को हम जीपी कब बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखना चाह रहे हैं कि हमारा स्टैंडर्ड जीपी क्या हो सकता है। स्टैंडर्ड जीपी मतलब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जीपी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर इफ ध्यान से देखिएगा, इफ स्मॉल ए डिनोट क्या, फर्स्ट टर्म होगा ना भाई, होगा कि नहीं होगा। वहां पर भी अरिथमेटिक में भी स्मॉल ए क्या होता था, फर्स्ट टर्म होता था। एंड स्मॉल आर इज अ कॉमन रेशियो, ठीक है। कॉमन रेशियो देखो, अरिथमेटिक में हम रिकॉल करते जा रहे हैं, अरिथमेटिक में क्या होता था, कॉमन रेशियो नहीं होता था, कॉमन डिफरेंस होता था, जो कि कितना आता था, स्मॉल डी आता था। लेकिन यहाँ पर कॉमन रेशियो आर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो इफ स्मॉल ए डिनोट द फर्स्ट टर्म एंड स्मॉल आर इज द कॉमन डिफरेंस, देन द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होगा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, देन द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बताइए कितना होगा, एपी का हमारा जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आएगा वो ध्यान से देखिएगा, वो हमारा बनेगा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड डॉट डॉट। बताइए ये चीज समझ में आया क्या। ए अगर हमारा फर्स्ट टर्म है और आर अगर हमारा कॉमन डिफरेंस है, हमारा कॉमन रेशियो है, तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होगा जीपी का, वो होगा फर्स्ट टर्म हमारा ए रहेगा, सेकेंड टर्म हमारा ए आर रहेगा, थर्ड टर्म हमारा ए आर स्क्वायर रहेगा, फोर्थ टर्म हमारा ए आर क्यूब रहेगा, और ऐसे ही वैल्यूज आगे बढ़ती चली जाएंगी। समझ में आया क्या, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये हमारा क्या है, सेकेंड टर्म है, ये हमारा क्या है, थर्ड टर्म है, और ये हमारा फोर्थ टर्म बन गया। तो ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड जीपी है। इसे हम क्या बोलेंगे कि स्टैंडर्ड जीपी बोलेंगे। कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर इस तरह के जो सीक्वेंस रहना चाहिए, मतलब जीपी का जो सीक्वेंस रहना चाहिए इस तरह का रहना चाहिए, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड जीपी कितना होता है, और वो होता है हमारा ए फर्स्ट टर्म ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा ऐसे ही कहां तक। अब हम बात करेंगे कहां तक,
लास्ट टर्म की बात करेंगे, मतलब nth टर्म ऑफ जीपी की बात करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई? अगर ये चीज क्लियर हो गई तो उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कहां तक जाएगा। ये nth टर्म तक जाएगा। कहां तक जाएगा? nth टर्म। अब n कुछ भी हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम निकाले थे अरिथमेटिक में भी, हम लोग n की वैल्यूज कुछ भी रख के वहां पे हम nth टर्म tn फाइंड करते थे। वैसे यहां पर भी हम लोग nth टर्म को फाइंड करेंगे। तो चलिए nth टर्म हम लोग फाइंड करते हैं। तो जब हम tn फाइंड करेंगे, मतलब tn का मतलब क्या है? nth टर्म, ठीक है। nth टर्म जब हम फाइंड करेंगे तो अब देखिए nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है। nth टर्म ऑफ जीपी अगर मैं बात करूं एपी का, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो एपी का nth टर्म क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वैसे ही जीपी का भी nth टर्म होगा, और जीपी का nth टर्म होता है a आर पार में n माइनस वन। ये क्या बनता है? ये बनता है हमारा nth टर्म ऑफ एपी, a आर n माइनस वन, a आर पार में n माइनस वन। अगर मैं बोलूं कि फिफ्थ टर्म बताओ जीपी का, अगर मैं बोलूंगा कि फिफ्थ टर्म बताओ किसका? जीपी का, तो आप तुरंत बताओगे ए आर पावर, एन की वैल्यू यहां पे कितनी है? 5, तो 5 माइनस वन कितना? ए आर पावर 4। ये हमारा क्या होगा? फिफ्थ टर्म। अगर ए हमें पता है, आर हमें पता है, तो हम उसका फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं उस जीपी का। समझ में आया? तो फिफ्थ टर्म कोई भी टर्म पूछ ले, कोई भी टर्म पूछ लो, कोई भी टर्म पूछ लेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बस एन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा? nth टर्म का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा ए आर पार n माइनस वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखेंगे, ऐसे डब्बे में बंद करके रख देंगे। समझ में आया? समझ में आया क्या आपको? चलिए अब उसके बाद हम किस में बात करेंगे? उसके बाद हम बात करेंगे अब जियोमेट्रिक मीन निकालने की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे। जब हम एनटीएससी के क्वेश्चंस को लगाएंगे तो जियोमेट्रिक मीन से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे जियोमेट्रिक मीन के बारे में। ठीक है, जियोमेट्रिक मीन के बारे में हम बात करेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर दो कंडीशन आएंगी, यहां पर दो कंडीशन आएंगी। अगर मान लेते हैं अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन जीरो नंबर हैं, क्या है? ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारे पास ए और बी, ए एंड बी दो नॉन जीरो नंबर हैं, और इन नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर हमें जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए बोल दे, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर हमें जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए बोल दे, तो उसके लिए क्या हमारे पास फॉर्मूला होता है? ध्यान से देखेंगे, लिखूंगा मैं क्या? इफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अब ये ए और बी कुछ भी हो सकते हैं, नॉन जीरो नंबर हैं, ए और बी, इफ स्मॉल ए एंड स्मॉल बी be the non-zero numbers, then geometric mean of A and B। ए और बी के बीच में जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास ए कॉमा जी कॉमा बी, ए कॉमा जी कॉमा बी। ए और बी के बीच में ही तो हमें क्या फाइंड करना है? जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो जियोमेट्रिक मीन को हम कैपिटल जी बोल देता हूं, और ये जो कैपिटल जी होगा इसकी वैल्यू आएगी हमेशा अंडर रूट ऑफ ए बी। कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ ए बी। बताइए समझ में आया क्या? अगर हमें ए और बी के बीच में, जो कि ए और बी नॉन जीरो नंबर हैं, उनके बीच में अगर हमें जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ ए बी होगी। समझ में आया क्या? बताइए समझ में आया क्या? अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, बताइए, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि एक एग्जाम्पल ले लो सर, तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि बताइए 4 and 36 के बीच का जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो बताइए कितना होगा? 4 और 36 के बीच का जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो कितना होगा? तो हम फाइंड कर लेंगे g इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना? a हमारे पास 4 है और b हमारा 36 है, तो ये कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 144। और हम जानते हैं अंडर रूट ऑफ 144 कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 होता है। समझ में आया? तो 12 जो होगा वो 4 और 36 के बीच का जो जियोमेट्रिक मीन होगा वो कितना होगा? 12 होगा। समझ में आया क्या आपको? क्लियर हो गई बात? तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था कि अगर केवल और केवल दो नंबर के बीच में, मतलब ए और बी के बीच में अगर क्या हमें फाइंड करना हो, जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना हो, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है g इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे? अगर
दो से ज़्यादा नंबर्स आ जाएं, अगर क्या आ जाएं, दो से ज़्यादा नंबर्स आ जाएं, उनके बीच में हमें जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना हो, तब हम कैसे करेंगे? सेकेंड कंडीशन है इफ़, देखना ध्यान से, इफ़ स्मॉल एन बी दी इंटीजर्स ऑफ इंटीजर्स, क्या है, बस केवल इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स, इफ स्मॉल एन बी दी इंटीजर्स, देन 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 जीपी मतलब जियोमेट्रिक मीन, देन फाइंड जियोमेट्रिक मीन, मतलब अगर हमारे पास n इंटीजर्स हैं, n नंबर ऑफ इंटीजर्स है, मतलब हमारे पास जो पहले क्या था, हमारे पास पहले क्या हो रहा था, दो नंबर के बीच में आ रहे थे, अब दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में हमें जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना रहेगा। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर जियोमेट्रिक मीन हमें फाइंड करना है ना, एन से, मतलब दो से ज्यादा नंबर के लिए जब हम जियोमेट्रिक मीन फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए वैल्यू बताइए क्या होगा, a1 नहीं है, a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट an पार में 1/n, ये क्या है, 1/n है, 1/n, ये आएगा जियो। अगर कोई भी 7 नंबर है, इन 7 नंबर के बीच का जियोमेट्रिक मीन बता के दिखाओ, तो हम कैसे करेंगे, 7 नंबर जो भी हमारे पास गिवन होंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, a1 इंटू a2 इंटू जितने भी नंबर होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके पावर क्या चढ़ा देंगे, 1/n, मतलब 1/7 हम चढ़ा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, 1/7 हम चढ़ा देंगे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। इसका एक एग्जाम्पल लूँ, चलो एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मैं बोलूं सर, अगर मैं बोलूं कि हमें फाइंड करना है जियोमेट्रिक मीन ऑफ कितने का, देखो 1/3, 1, 3, 9, 27, 81 एंड 243, इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमें फाइंड करना है जियोमेट्रिक मीन। बताइए, इसका हमें जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो अब ये बताइए, यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, अगर नंबर 2 से ज़्यादा हो जाए तो हमें क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करना है। कौन से फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है, ध्यान से रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को, नंबर को यूज़ करना है जब 2 से ज़्यादा नंबर का हमें मीन, जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना हो। तो अब इसके लिए हम फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो 7 नंबर हैं। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो जो हमारे पास नंबर है इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट नंबर 1/3, सेकेंड नंबर 1, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 9 इंटू 27 इंटू 81 और इंटू कितना हो जाएगा, 243। बताइए, इनका जब हम क्या करेंगे, पूरे का मल्टीप्लाई कर दो, और कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हम यहाँ पे पावर क्या चढ़ा देंगे, 1/7 चढ़ा देंगे। बताइए, ये चीज़ समझ में आया क्या, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ कि हमें अगर 2 से ज़्यादा का नंबर का मीन निकालना है, जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तो हम इस तरह से कुछ करेंगे, जितने भी नंबर होंगे उनको पहले मल्टीप्लाई कर दो और उसमें पावर क्या चढ़ा दो, 1/n, और n कुछ भी होगा, जो भी यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे वो यहाँ पे n बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया। तो ये हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको तो सॉल्व करना आसान है, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया, 9 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर स्क्वायर, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 27 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3 पावर में 3 लिखेंगे, इंटू 81 को क्या लिख देंगे, 3 पावर में 4, और 247 को क्या लिख सकते हैं, 3 पावर में 5, यही लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा 1/7। यहाँ से इसको देखो, बेस सब में सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो पावर कितनी आ रही है, बेस सब में सेम है, बेस क्या है, सब में सेम, तो पावर ऐड करेंगे तो 2 + 3 + 4 + 5 कितना आ जाएगा, 9, 9 2 11 और 3 14, तो ये हो जाएगा 3 पावर में 1/14 और ये बन जाएगा 1/7, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये हमारा आंसर बन गया। तो 9 हमारा क्या होगा, जियोमेट्रिक मीन होगा, कितने नंबर का, इनके बीच के नंबर्स का।
क्लियर हो गई बात? बताइए, यहाँ तक चीजें समझ में आई? यहाँ तक चीजें अगर समझ में आई तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने सबसे पहले देख लिया कि किसी सीक्वेंस को जीपी हम कैसे बोल सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देख लिया, उसका nth टर्म का जो फॉर्मूला होता था वो देख दिया, उसके बाद हम लोग ने जियोमेट्रिक मीन देख लिया। अब हम देखने वाले हैं द सम ऑफ n टर्म। द सम ऑफ n टर्म, भाई आएगा कि नहीं आएगा? हम लोग सम कर सकते हैं ना जीपी को। जैसे हम लोग एपी का सम करते थे तो वहां पे वैल्यू आती थी, क्या वैल्यू आती थी? एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही आता था। तो यहां पर भी हम जीपी के लिए हम क्या निकालेंगे? द सम ऑफ nth, द सम ऑफ n नंबर, द सम ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ n टर्म्स मतलब क्या? एस एन। तो ये एस एन की वैल्यू जीपी में क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, जीपी में होगा ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। क्या होगा? द सम ऑफ एन टर्म्स के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? ए ब्रैकेट 1 माइनस आर पावर एन। आर में जो है, जो आर में पार है वो क्या है? एन है, ठीक है, पूरे में नहीं है ना। 1 माइनस ए पावर एन, सॉरी आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर। और आर हम जानते हैं कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो सकता है और एक ये भी फॉर्मूला हो सकता है। दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है? ए 1 माइनस ए, यहाँ पे क्या था? 1 माइनस आर पावर एन डिवाइड बाई 1 माइनस आर था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आर पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। ये कंडीशन कब होगी? जब आर की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये वाला लगाएंगे, और जब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? द सम ऑफ एन टर्म्स के लिए। ये बात क्लियर हो गई क्या? ये हमारे पास क्या है? द सम ऑफ एन टर्म मतलब एस एन की वैल्यू है किसके लिए? जीपी के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तो दो फॉर्मूले हो गए। ये दो फॉर्मूले कौन से? जब आर की वैल्यू 1 से कम होगी, जब आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। उसके बाद एक और हम फॉर्मूला इसी में ही एस एन में बात कर सकते हैं कि जब हमारे पास लास्ट टर्म दिया हो। लास्ट टर्म का मतलब क्या है? nth टर्म, मतलब स्मॉल n हमें दिया हो। तो जब कभी हमें स्मॉल n दिया है, स्मॉल l दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस एल आर डिवाइड बाई 1 माइनस आर का, या फिर हम बोल सकते हैं एल आर माइनस ए डिवाइड बाई आर माइनस 1। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? द nth, द सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला, ठीक है। तो हमने सम भी देख लिया। अब उसके बाद हम क्या बात करेंगे? ये हमारा क्या हो गया? सम वाला कंप्लीट भी हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे अच्छे से, और याद रखेंगे इन सारी चीज़ों को। याद रखना है हमें, क्या करना है? इन सारी चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी बीच में कहीं पर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि सम बताओ, द nth टर्म बताओ। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद हम क्या बात करेंगे? उसके बाद हम बात करेंगे, एक हमारे पास यहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा। नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। क्या? द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। इस पे हम बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। द सम ऑफ इनफाइनाइट, द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी तक क्या था? हमारे पास n टर्म के लिए जो सम हम निकालते थे उसके लिए फॉर्मूला होता था। एपी के लिए हम जो nth टर्म का फॉर्मूला निकालते थे उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था। जीपी के लिए भी हमारे पास nth टर्म के लिए फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम बोल दें कि फाइनाइट सीरीज है, हमारे पास क्या है? फाइनाइट नंबर्स हैं, उन फाइनाइट नंबर्स का हमें एक जीपी फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हो जाएगा एस इनफाइनाइट। क्या बन जाएगा? एस इनफाइनाइट। और ये जो एस इनफाइनाइट होता है, इसकी वैल्यू होती है, हमेशा याद रखेंगे, 1 ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर। क्या बनेगा? ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, जहां पर ए क्या है? फर्स्ट टर्म होगा, और आर हमारा क्या होगा? कॉमन रेशियो हो जाएगा। हमें अगर फर्स्ट टर्म और आर कॉमन रेशियो पता है तो हम इनफाइनाइट द सम ऑफ फाइनाइट सीरीज फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो एक नया ये टर्म था, इसको जानना जरूरी था, तो ये हम लोग ने जान लिया। अब नेक्स्ट हम लोग लास्ट में बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में कभी बोलेगा कि ऑड नंबर को हमें कंसीडरेशन करते हुए एक जीपी फाइंड करना है, अगर हमें ऑड नंबर को कंसीडर करते हुए, ऑड नंबर को या फिर इवन नंबर को कंसीडर करते हुए एक जीपी फॉर्म करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा। अगर जब कभी भी हमें
ऑड नंबर की बात करेंगे, जब हम ऑड नंबर की बात करेंगे तो ऑड नंबर में क्या क्या आएगा, ऑड नंबर में या तो 3 हो सकता है या 5 हो सकता है या 7, ऐसे हो सकते हैं। तो मान लीजिए कभी क्वेश्चन में बोला कि 3 नंबर का हमें एक जीपी फाइंड करना है, 3 नंबर का अगर हमें एक जीपी फाइंड करना है, मतलब ऑड नंबर की बात हो रही है, तो उसके लिए हमेशा याद रखेंगे, उसके लिए हमेशा हम जो वो 3 नंबर कंसीडर करेंगे वो कौन से 3 नंबर होंगे, ध्यान से देखिएगा। तो वो 3 नंबर होगा हमारे पास ए बाई आर, ए बाई आर कॉमा ए कॉमा ए आर, ये हमारे पास क्या रहेंगे, 3 नंबर्स रहेंगे अगर 3 नंबर को कंसीडर करते हुए एक जीपी फाइंड करना है। तो फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट नंबर रहेगा वो ए बाई आर रहेगा, सेकेंड नंबर रहेगा ए, और थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, ए आर। ये किसकी बात हो रही है, ये जब हमारे पास 3 टर्म्स दिए होंगे, 3 टर्म्स हमें कंसीडर करने होंगे। तो अब हम बात कर देते हैं 5 टर्म्स। 5 भी क्या है, एक और नंबर है। अगर हम 5 टर्म्स की बात करें तो 5 टर्म्स हम क्या कंसीडर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। 5 टर्म्स हम कंसीडर करेंगे ए बाई आर स्क्वायर कॉमा ए बाई आर कॉमा ए कॉमा ए आर एंड ए आर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, 5 टर्म कंसिडरेशन होगा फॉर दी जीपी। बताइए, ये चीज क्लियर हो गई। ये हमारा क्या था, ऑड नंबर था। हम इवन नंबर भी देख लेते हैं, हम क्या देख लेते हैं, इवन नंबर भी। तो कभी कभी इवन नंबर भी आ जाता है, तो इवन नंबर भी बात कर लेते हैं। तो इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगा, इवन नंबर्स। अब इवन नंबर में क्या आएगा, इवन नंबर में आएगा हमारे 4 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 4, 6, 8, ये सब हमारे इवन नंबर होंगे। तो अगर हमें 4 टर्म का एक जीपी कंसीडर करना है तो हमारे पास वैल्यू आएगी, देखना ध्यान से देखना, ए बाई आर क्यूब। क्या आएगा, ए बाई आर क्यूब डिवाइड बाई ए बाई आर इंटू ए बाई आर क्यूब कॉमा ए बाई आर कॉमा ए आर एंड कॉमा ए आर क्यूब। ये हम 4 नंबर कंसीडर करेंगे जब हमें बोलेगा कि 4 नंबर का एक जीपी कंसीडर करना है तब, ठीक है। अब जब 4 नंबर का देख लिए तो 6 नंबर का भी देख लेते हैं। तो 6 टर्म के लिए क्या हो जाएगा, 6 टर्म्स के लिए हमारे पास हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए बाई आर पावर 5 कॉमा ए बाई आर क्यूब कॉमा क्या, ए बाई आर, क्या हो जाएगा, ए बाई आर, फिर आएगा ए आर, फिर आएगा ए आर क्यूब, फिर आएगा ए आर पावर 5। यहाँ पे 5 स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 5 भी खत्म हुआ, ठीक है। तो ये चीजें हम ध्यान देख लेंगे। देखो अरेंज हो रहा है, यहाँ पर 3 नंबर था तो 3 से स्टार्ट हुआ, तो मतलब 4 नंबर हमें चाहिए। तो ये क्या, कहाँ से स्टार्ट होगा, आर क्यूब से स्टार्ट होगा और आर क्यूब पर खत्म हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 6 नंबर चाहिए था तो आर 5 से स्टार्ट हुआ और आर 5 में कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। समझ में आया। तो ये जितना भी हम लोग ने जीपी में हमें चीज़ें सीखने को मिलेंगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लिए, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में क्या देखा, ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में हमने जो है वो किसी सीक्वेंस को एक जीपी हम कैसे बोल सकते हैं उसके बारे में बात किया। किसी सीक्वेंस को हम जीपी कैसे बोल सकते हैं उसके बारे में बात किया। नेक्स्ट हमने बात किया कि अगर हम जीपी बोल देंगे तो उसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या हो सकता है। उसका स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हो सकता है ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब। ये हमारे क्या है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है। मतलब ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, ए आर हमारा सेकेंड टर्म है, ए आर क्यूब हमारा ए आर स्क्वायर थर्ड टर्म है, ए आर क्यूब हमारा फोर्थ टर्म है। ऐसे ही हमारे पास वैल्यू आती जाएंगी। उसके बाद जब मैं बोला कि अगर बताओ भाई nth टर्म क्या होगा, लास्ट में हमारा n टर्म आएगा, लास्ट टर्म बोलो या फिर nth टर्म बोलो, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आएगी a इंटू आर पावर n माइनस 1, a इंटू आर पावर n माइनस 1। कोई भी टर्म बोलो, अगर मान लो तो 6 टर्म बोला तो 6 टर्म के लिए हम क्या कर देंगे, a इंटू आर पावर 6 माइनस 1 कर देंगे, तो ये बन जाएगा a इंटू आर पावर 5 बन जाएगा। तो ये हमारा nth टर्म भी आ गया। उसके बाद हमने बात किया जियोमेट्रिक मीन के बारे में कि अगर पहली कंडीशन क्या थी कि अगर दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर जो कि नॉन जीरो नंबर है, इनके बीच में अगर हमें जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला जनरेट होता है वो g इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए बी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें n नंबर्स ऑफ इंटीजर्स में बात करें तो 2 से ज़्यादा अगर हमें हमारे पास में क्या आ गए, इंटीजर्स आ गए, उनके लिए हमें अगर जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनता है a1 इंटू a2 इंटू a3 डॉट डॉट an पावर में 1/n। जितने भी नंबर्स होंगे उनको नंबर्स को हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है और उसमें पावर चढ़ा
देना है किसका, 1/n का। तो ये हमारे पास जियोमेट्रिक मीन भी आ जाएगा। उसके बाद हमने बात किया द सम ऑफ द टर्म्स, मतलब हमने अगर इस सीरीज को जीपी सीरीज को सम करना है तो हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए ए 1 - r पावर n डिवाइड बाई 1 - r का। ये कब है, ये जब है r की वैल्यू 1 से कम होगी। दूसरी वैल्यू है जब r की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो उसके लिए हो जाएगा a r पावर n -1 डिवाइड बाई r -1। क्लियर होगी बात। उसके बाद अगर हमें लास्ट टर्म दिया हुआ है तब हम सीरीज फाइंड कर सकते हैं, सम फाइंड कर सकते हैं a माइनस एल आर डिवाइड बाई 1 - r से और एल आर माइनस ए डिवाइड बाई r -1 से। ठीक है, हमने एक नया चीज देखा दी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, और इनफाइनाइट सीरीज के लिए जो सम होता है वो होता है a डिवाइड बाई 1 - r। फिर लास्ट में हमने बात किया कि अगर हमें ऑड नंबर को कंसीडर करना पड़े या फिर इवन नंबर को कंसीडर करना पड़े तो हम लोग को क्या क्या नंबर्स को लेना पड़ेगा, कैसे कैसे टर्म्स को लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हो गई। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा क्या हो गया, जीपी का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।